इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 एनुअल पेपर है। इसके एमसीक्यूज की हम बात कर रहे हैं। नंबर 1 एमसीक्यू को अगर हम देखें तो फर्स्ट एमसीक्यू में कहा जा रहा है कि ए इक्वल है 0,1 के। सो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू में ए इक्वल है 0,1, बी इक्वल है 1,2 के और सी इक्वल है 2,3 के। हमें फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करेंगे। बी और सी का जो इंटरसेक्शन है बच्चों, वो हमारे पास कॉमन वैल्यूज आएंगी, तो दोनों में कॉमन है 2। बी और सी का इंटरसेक्शन आ गया हमारे पास 2। फिर कहा जा रहा है कि इसको मल्टीप्लाई कराना है ए से। तो ए मल्टीप्लाई बाय बी इंटरसेक्शन सी, ए हमारे पास 0,1 है, मल्टीप्लाई बाय 2। 0 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है ऑर्डर्ड पेयर बनाना, तो 0 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, फिर 1 जाके 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा 1,2। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है वो 0,1, और सॉरी उल्टा कर दिया हमने, 0 जाके 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। 0,2 एंड 1,2 हमारे पास इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो 0,2 1,2 मतलब ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे कहा जा रहा है इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन नल सेट इज इक्वल टू व्हाट। बेटा अब ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ए और बी की वैल्यूज नहीं दी हुई। अगर नहीं दी हुई तो कोई मसला नहीं है, आप चाहें तो कोई वैल्यू सपोज कर सकते हैं। मतलब आप चाहें कुछ भी सपोज कर लें। ए और बी की वैल्यूज मैं 1,2 और बी मैंने सपोज कर लिया 2,3। जरा ये निकाल लेते हैं क्या पूछ रहे हैं। कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन नल सेट। ठीक है, अब बी यूनियन नल सेट हम पहले फाइंड आउट करेंगे। मोहम्मद अली बेटा क्या समझ नहीं आ रहा? बेटा सेट में हमसे ये कहा जा रहा है कि ए और बी तो नॉन एम्प्टी सेट्स है, मतलब ए और बी कोई भी दो सेट्स है। हमने दो सुपर सेट सपोज कर लिया। यहाँ पर कोई भी दो सेट सपोज कर लिया। अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए तो समझ ना आ रहा हो कि इसका रिजल्ट क्या आना है, तो आप क्या करें, सेट सपोज कर लें। अब यहाँ पर अगर बी इंटरसेक्शन नल सेट निकालें हम, बी हमारे पास 2,3 हमने सपोज किया है इंटरसेक्शन नल सेट। अगर हम बात करें तो बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है? नल सेट। और बी में जो कॉमन है वो क्या होगा? नल सेट होगा। तो इसका रिजल्ट आ गया नल सेट। अब ए इंटरसेक्शन बी, उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा ये कर दिया कि यूनियन कह रहे हैं। नहीं, सारे नहीं हो सकते ना आंसर्स सपोजिशन के लिहाज से। आप ऊपर वाले सेट सपोज कर लें। एक काम करें, ऊपर जो दिए हुए यही ए और बी रख लें। आप चाहें तो ये सपोज ना करें। आप चाहें तो ये जो ऊपर दो सेट्स दिए हुए हैं आप इन्हीं को सपोज कर लें कि आपका ए जो है वो 0,1 है और बी आपके पास 1,2 है। अब ये सपोज कर लें। जब आप इसको सपोज करते हैं तो आप बी यूनियन नल सेट अगर आप निकालें तो यूनियन नल सेट के साथ इन दोनों का यूनियन क्या होगा? यूनियन का मतलब मिला देना। दोनों को मिला देंगे तो 1,2 ही आएगा। और फिर हमसे कहा जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन नल सेट। तो ये हो जाएगा ए की जगह हमारे पास आ गया 0,1, इंटरसेक्शन बी की जगह हमारे पास आ गया 1,2। नल सेट भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आपकी बात सही है। लेकिन इसका जो बेस्ट आंसर है, अब इसके अंदर 1 आ रहा है रिजल्ट। इसका बेस्ट आंसर है ए इंटरसेक्शन बी। वजह क्या है, बात को गौर से समझना। हम अगर कोई सेट सपोज ना भी करें तो हम रिजल्ट डायरेक्ट भी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? कि बी यूनियन नल सेट,
बेटा जब भी कोई सेट अपना यूनियन निकालता है नल सेट के साथ, मतलब बी और नल सेट का यूनियन अगर हम निकालेंगे तो आपके सामने बी यूनियन नल सेट किसके बराबर आया, 1,2 के, मतलब बी के बराबर आया। तो बी और नल सेट का अगर यूनियन निकालेंगे तो वो बी के बराबर आएगा। और पहले लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, तो ये किसके बराबर हो गया, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर हो गया। तो इसको ऐसे भी निकाला जा सकता है। ठीक है। पार्ट 3 में कहा जा रहा है कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट हमें बताना है √5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय √5 माइनस आयोटा का। बेटा जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स फ्रैक्शन में आ जाएं तो इनका रिजल्ट निकालने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर के। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा, ये जो माइनस आयोटा ये प्लस हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे 5 प्लस √5 प्लस आयोटा से। ये ऊपर जो √5 प्लस आयोटा और √5 प्लस आयोटा दोनों साथ आ जाएंगे। नीचे वाली वैल्यूज भी मैं साथ लिख देता हूँ, √5 माइनस आयोटा √5 प्लस आयोटा। नीचे बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बंद होगा। ऊपर जो है दोनों वैल्यू सेम है तो ये आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नीचे फॉर्मूला बंद हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ऊपर फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। नीचे आ गए तो स्क्वायर से रूट कैंसिल। 5 माइनस आयोटा स्क्वायर बेटा -1 के इक्वल होता है हमेशा। स्क्वायर से यहाँ भी रूट कैंसिल। 5 माइनस 2 √5 आयोटा, यहाँ आयोटा स्क्वायर लिखा है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। तो ये 5 प्लस 1 हो गया। 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 2 √5 आयोटा डिवाइडेड बाय 6। एलसीएम ब्रेक करेंगे, 4 के नीचे भी 6 लिखेंगे और 2 √5 आयोटा के नीचे भी 6 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। Now we have 2/3 माइनस 5 √5 आयोटा अपॉन 3। अब इसमें रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? रियल पार्ट हमारे पास पहली वैल्यू है, इमेजिनरी पार्ट आयोटा को छोड़कर जो वैल्यू है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो ये आ गया 2/3 एंड माइनस √5/3 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ गया। जी मोहम्मद अली बेटा बोले। अच्छा हाँ, प्लस का फॉर्मूला माइनस के लगा दिया मैंने, यार क्या हो गया, मैं अजीम हरकतें कर रहा हूँ। हाँ तो ये प्लस आ जाएगा बीच में। अब इसका आंसर पॉजिटिव वाला हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। पार्ट 4 में अगर हम बात करें तो ए कॉमा बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला याद रखना है, a/a² प्लस b² कॉमा माइनस b/a² प्लस b²। अब उसके बाद आपको पार्ट एमसीक्यू नंबर 5 में कहा जा रहा है कि z बराबर है 3 आयोटा प्लस 2 के z प्लस z बार हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, आपके पास z बराबर है 3 आयोटा प्लस 2 के।
आयोटा की वैल्यू बेसिकली मोहम्मद अली अंडर रूट -1 के बराबर है, और अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दें तो आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के हमेशा। अब बेटा इन्होंने यहाँ पर z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 2 ऐसे इसलिए लिखा है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं और सवाल को गलत कर दें। बेटा इसको पहले अरेंज करो, हमेशा रियल पार्ट कौन सा है, एक ऐसा पार्ट जिसमें आयोटा नहीं है, रियल पार्ट पहले लिखा जाएगा, इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिख दें। कहा जा रहा है z और उसके कॉन्जुगेट को आपस में ऐड कराना है, z का कॉन्जुगेट क्या होगा, z बार। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकलता कैसा है, जो भी इमेजिनरी पार्ट है, 3 आयोटा इमेजिनरी है, इसकी साइन चेंज जाएगी, यहाँ ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अरेंज करके लिखा तो ये आ गया आपके पास। अब इन दोनों को आपस में ऐड कराना है, ये दोनों सिंपली ऐड हो जाएंगे आपस में, ये इन दोनों की पॉजिटिव नेगेटिव साइन अलग है, कैंसिल हो गया। z और z बार ऐड हो जाएंगे, z प्लस z बार इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4 आ गया। सो इट मीन्स कि यहाँ पर इसका जो आंसर है वो हमारे पास 4 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में आप लोगों को? कहीं पर कोई भी बात ना समझ आए तो प्लीज पूछ लिएगा। नहीं बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए कॉमा बी बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकलता है a/a² प्लस b² कॉमा b/-b/a² प्लस b², ये फॉर्मूला है इसका। पूरी कोशिश है बेटा, सारे ही सॉल्व कराएंगे इंशाल्लाह, इसीलिए मैंने ऑनवर्ड्स का है, क्लास जो है ना कोई फिक्स टाइम नहीं दिया कब खत्म होगी। अच्छा, MCQ नंबर 6 पे आ जाते हैं। लेने स्क्रीनशॉट बेटा। पार्ट 5 समझ नहीं आ रहा, दोबारा समझा देते हैं। ओके, ऐसा बेटा। अच्छा अली बेटा 5 नहीं समझ आया, दोबारा समझ लें 5। देखो पार्ट 5 में कहा जा रहा है z इज इक्वल टू 3 i प्लस 2, और हमें फाइंड करना है z प्लस z बार। बेटा z की जो वैल्यू है वो है 3 i+2, मतलब इन्होंने इमेजिनरी पार्ट पहले लिख दिया है, रियल पार्ट बाद में लिख दिया है, हम पहले रियल लिख लेंगे फिर इमेजिनरी। z बार क्या होगा, z बार मीन्स इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे आता है, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होती है। 3 i एक इमेजिनरी नंबर है, इसकी साइन चेंज होगी, ऊपर ये पॉजिटिव है, कॉन्जुगेट में ये नेगेटिव हो जाएगा। अब इन दोनों को सिंपली ऐड कराना है आपस में, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैंसिल हो गए, इनको ऐड कराएंगे, ये z और ये z बार ऐड होगा, z प्लस z बार इज इक्वल टू 2 और 2 ऐड हो जाएंगे तो 4 आ जाएगा आंसर। फिर उसके बाद MCQ नंबर पार्ट 6 पे जा रहे हैं। इफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 2,
देन द वैल्यू ऑफ p इज, बेटा इक्वेशन दी हुई है px² -4x +4 = 0, और कहा जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो 2 है। तो आप लोगों को सबको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू a क्या है बेटा, x² का कोफिशिएंट, c क्या है, कांस्टेंट मतलब 4, c 4 है, a आपके पास x² के आगे जो भी नंबर है वो है, मतलब a आपके पास p है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह 2 आ गया, क्योंकि आपके पास कहा जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया 4/p, इसकी जगह p आ गया, 2 आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह, ये उधर चला गया, ये इधर आ गया, p इज इक्वल टू 4/2, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की मदद से जो p की वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आई है, 2। एमसीक्यू नंबर 7 पे जाएंगे। 7 में कहा जा रहा है, आयोटा की पावर 57 प्लस 1/आयोटा की पावर 125। किसने कहा यही आएगा भाई, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ, भाई कुछ भी आ सकता है। ये तो आपकी, मैं बोर्ड के हवाले से और कल के पेपर के हवाले से आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने आ जाए, प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अब बेटा आयोटा की पावर 57 को कैसे कैलकुलेट करेंगे। आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि -1 के बराबर होता है, तो हम आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 की प्रॉपर्टी को ही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करना है, आयोटा की पावर 57 में अलग से निकाल रहा हूँ, आयोटा की पावर 57 में अलग से कैसे निकालूं, आयोटा की पावर 57 में कैसे निकालूंगा। अब ये जो पावर है ये 2 के टेबल में नहीं आती, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो ये पावर 2 के टेबल में नहीं आ रही, तो हम इसमें से एक निकाल लेंगे, आयोटा की पावर 1 अलग कर देंगे, आयोटा की पावर 56 अलग हो जाएगा। फिर आयोटा की पावर 56 की जगह हम आयोटा स्क्वायर की पावर लिखेंगे। हम आयोटा स्क्वायर की ऐसी पावर लिखेंगे, मतलब 2 से ऐसा नंबर यहाँ पर आएगा, मल्टीप्लाई होगा कि रिजल्ट 56 आ जाए। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि रिजल्ट 56 आ जाए, 28 से अगर मल्टीप्लाई कराता हूँ तो ये आयोटा स्क्वायर की पावर 28 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, -1 की पावर 28। तो बेटा -1 की पावर 28 आप कैलकुलेटर से निकाल लें कि भाई पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, क्योंकि इवन नंबर है 8 आखिर में, तो मेरे हिसाब से ये +1 हो जाएगा और इसका आंसर आयोटा हो जाएगा। मतलब आयोटा की पावर 57 का जो आंसर है वो आयोटा हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास आयोटा, आयोटा की पावर 57 का रिजल्ट। फिर लिखा हुआ आयोटा की पावर 125। आयोटा की पावर 125 कैसे कैलकुलेट करें, ये भी बेटा क्या कहते हैं, कुछ नहीं बताया अर्श बेटा। आयोटा की पावर 125
को अलग कर लेंगे, मतलब आयोटा की पावर 124 इंटू आयोटा की पावर 1। आयोटा की पावर 124 की जगह स्क्वायर आ गया, 2 को किससे मल्टीप्लाई कराएं कि 124 आ जाए, तो 2 6 12 आएगा और 2 2 4, मतलब पावर आ जाएगी 62। और ये हो जाएगा आपके पास आयोटा। फिर यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, -1 की पावर 62 प्लस, सॉरी, -1 की पावर 62 इंटू आयोटा। बेटा -1 की पावर इवन नंबर है तो ये आ जाएगा +1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो इसका रिजल्ट भी आयोटा हो जाएगा। बेटा +1 ऐसा है, कैलकुलेटर में रख लें। -1 की पावर 28 एक इवन नंबर है ना, जब भी नेगेटिव नंबर पे इवन पावर होगी तो हमेशा प्लस की साइन आएगी। जब भी इवन नंबर पे ऑड पावर, जब भी नेगेटिव नंबर पे ऑड पावर होगी तो रिजल्ट जो है वो ऑड आएगा। वरना तो क्या कहते हैं, कुछ साइंटिफिक कैलकुलेटर्स में आयोटा का ऑप्शन होता है, आप डायरेक्ट भी वैल्यू निकाल सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से। 1/आयोटा की पावर 125, तो ये आयोटा आ गया। इसका एलसीएम ले लिया हमने आयोटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई, ये आ गया आयोटा स्क्वायर +1। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, ऊपर +1 है, नीचे आयोटा, दोनों कैंसिल हो गए, 0 आंसर आ गया। क्योंकि ऊपर 0 आ गया, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, तो हमारे पास इस वैल्यू का जो आंसर है वो 0 आ जाएगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी ऑप्शन होता है आयोटा का, उससे भी आप ये रिजल्ट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जी बेटा भेज दूंगा। फिर उसके बाद बेटा एमसीक्यू नंबर 8 है। अगर याद हो तो ये सवाल हमने किया था, 1+ओमेगा 1+ओमेगा स्क्वायर 1+ओमेगा की पावर 4 1+ओमेगा की पावर 8 किसके बराबर है ये? ओके सर, हम 1 के बराबर ये सवाल आप कर चुके हैं, तो ज़्यादा बेहतर है याद रखें, ये आंसर आ जाएगा 1। उसके बाद बेटा एमसीक्यू नंबर 9 है। कहा जा रहा है 6x² -3mx + 5 = 0। कहा जा रहा है सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। बेटा उज़ैफा ये सवाल किया था एक्सरसाइज 3.3 में, देख लेना, याद रख लो कि इन सबका प्रोडक्ट 1 होता है। सॉल्व करने बैठेंगे बहुत लंबी हो जाएगी। इस सवाल में कहा जा रहा है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल है। सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है -b/a इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है c/a। दोनों के नीचे a है, a से a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर a 6 है, b -3m है और c यहाँ पर 5 है। तो यहाँ पर आपके पास जो कंडीशन बन रही है वो ये बन रही है -b = c। b की जगह 3m आ गया, c की जगह 5 आ गया।
तो 3m is equal to 5 and m is equal to 5/3। तो MCQ नंबर 9 का हमारे पास ये करेक्ट रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज, सीक्वेंस की अगली टर्म पूछ रहे हैं। नंबर 10 में क्या सीक्वेंस है? 1 2 4 7 11। तो ये कैसे बन रही है सीक्वेंस? ये सीक्वेंस ना एपी है, ना जीपी है, ना ये एचपी है। इसका पैटर्न समझना पड़ेगा। आप जरा गौर से बात को मेरी समझिएगा। 1 में अगर मैं 1 ऐड कराता हूँ तो मेरे पास 2 आ रहा है। 2 में अगर मैं 2 ऐड कराता हूँ तो मेरे पास 4 आ रहा है। 4 में अगर मैं 3 ऐड कराता हूँ तो मेरे पास 7 आ रहा है। 7 में अगर मैं 4 ऐड कराता हूँ तो मेरे पास 11 आ रहा है। 11 में क्योंकि पहले में 1 ऐड हुआ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो ऑब्वियसली अगले में 5 ऐड होगा। 11 में 5 ऐड कराऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 16। तो 16 इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट 11 में कहा जा रहा है द 15th टर्म ऑफ एन एपी इज, तो माइनस का 15, माइनस का 22, -29। ये सीक्वेंस दी हुई है। 15th टर्म चाहिए। ए हमारे पास पहली टर्म है -15, डी हमारे पास है माइनस का 22 माइनस का -15। तो -22 + 15 तो -7 आ गया। 15th टर्म चाहिए तो n is equal to 15। Now we have Tn is equal to a plus n minus 1d। इसमें वैल्यूज रख देंगे तो T15 आ जाएगा -15 a की जगह, 15 - 1 d की जगह आ गया -7। तो माइनस का 15 और माइनस का ये 7 और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आ गया माइनस का 98। दोनों को आपस में माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों को ऐड कराया, माइनस का 113 रिजल्ट आ गया। अच्छा, क्या कहते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू पे जा रहे हैं। एमसीक्यू नंबर 12 है, जिसमें हमसे कहा जा रहा है 1 x² 6 - x² will form a GP if x is equal to। कहा जा रहा है कि ये जीपी में है, x की वैल्यूज चाहिए। तो
बेटा आपको पता है जीपी में T2/T1 बराबर है T3/T2 का। ये बुक का ही सवाल है, हम कर चुके हैं पहले भी। तो ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है। तो क्या आ जाएगा, x² / 1 इज इक्वल टू T3/T2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो x⁴ इक्वल आ जाएगा 6 - x² के। अब यहाँ पर करना क्या है बेटा, या तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लें, इसको बदल लें, या एक और तरीका ये होता है कि आप ऑप्शंस को रख दें। आप x की जगह ऑप्शन नंबर 1 रख के देखें जो कि 2 है, मतलब आप यहाँ x की जगह 2 रखें, 2⁴ 6 - 2 का स्क्वायर, 2⁴ 16 है, 2 का स्क्वायर 4 है, तो 16 इज नॉट इक्वल टू 2। फिर आप सेकंड ऑप्शन रख के देख लें, ज़्यादा बेहतर है। आप x⁴ 4 है, आप लिख दें √2⁴ 6 - √2 का स्क्वायर। बेटा स्क्वायर रूट से पावर 4 कैंसिल होगी, 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 2⁴ हो जाएगा। ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया 6 - 2, तो 4 इज इक्वल टू 4 हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। या फिर दूसरा रास्ता मैंने आप लोगों को क्लास में कराया है, 6.4 में क्या आप इस वैल्यू को बदल लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करें, सॉल्व कर लें। नेक्स्ट सवाल में हमसे HM मांगा जा रहा है। HM का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि जब भी एक सिंगल HM निकालना होगा तो 2AB/A+B फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। ए आपके पास पहली वैल्यू है, बी आपके पास दूसरी वैल्यू है। ए की जगह 1/3, बी की जगह 2/5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1/3 + 2/5। ऊपर बेटा आ गया 4/15, नीचे एलसीएम ले लिया हमने, 15 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, 5 + 6 हो गया, 15 से 15 कैंसिल हो गया, 4/11 आ गया। वो भी चलना भेज रहा हूँ, ठीक है, 4 पेज बस 10 मिनट में भेजता हूँ। ठीक है। अच्छा, MCQ नंबर 14 है बेटा। इसमें कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिटिंग n पर्सन्स एट अ राउंड टेबल इज। अब बेटा ये है चैप्टर नंबर 7 का सवाल। ठीक है, राउंड टेबल पे बिठाना चाहें अगर हम n लोगों को, n मतलब समझ लेते हैं 6 लोग हैं, 6 लोग हैं और उनको एक सर्कल में बिठाना है। एक टेबल है राउंड टेबल, उसमें उसके गिर जो है वो आपके पास मिसाल के तौर पर 7 पर्सन है। ठीक है, तो 7 टेबल्स होंगी, 7 कुर्सियां होंगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। असल में होता यह है कि जब भी हम सर्कल में बिठाते हैं किसी को भी, सीधी रॉ में बिठाएं तो बिठाना बहुत आसान होता है। ठीक है, नंबर 9 नहीं है, ये नंबर 14 है।
सही है। 7 लोगों को अगर मुझे सर्कल में बिठाना है तो बेटा एक बंदा जो है सर्कल में, हमें नहीं पता कि गिनती कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ 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 से या यहाँ से। अगर हम एक रॉ की बात करें सीधी, तो हमारे पास अगर एक रॉ में 7 टेबल कुर्सियां रखी हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें पता है कि भाई शुरू यहाँ से हो रहा है, खत्म यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, हमें रॉ के अंदर जो है वो क्या चीज नहीं पता, हमें सॉरी सर्कल के अंदर हमें ये नहीं पता गिनती कहाँ से स्टार्ट करनी है। यहाँ तो हमें पता है कि ये स्टार्ट है और ये एंड है, लेकिन सर्कल में नहीं पता होता। तो सर्कल के केस में हम कहते हैं कि एक बंदा जो है वो कुर्बानी देगा, एक बंदा कुर्बानी देगा, एक बंदा पहले जाकर बैठ जाएगा, और वो इसलिए बैठेगा ताकि ये बता सके कि गिनती कहाँ से स्टार्ट हो रही है, काउंट कहाँ से करना है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ से हो रहा है। मिसाल के तौर पर 7 लोग थे, एक आया इस कुर्सी पर बैठ गया, सही है, मैंने क्रॉस बना दिया, इसका मतलब बैठ गया। अब रह गए 6 लोग। ठीक है, तो अगली जो सीट है, यस, अगली जो सीट है उसके लिए हमारे पास कितने उम्मीदवार हैं? 7 थे, एक बैठ गया, तो अगली सीट के लिए कितने उम्मीदवार हैं हमारे पास? अगली सीट के लिए 6 उम्मीदवार हैं। 6 में से कोई एक यहाँ बैठेगा, 6 में से एक वहां बैठ जाएगा, तो फिर उसकी अगली सीट के लिए 5 उम्मीदवार होंगे। 5 में से कोई एक यहाँ बैठ जाएगा। देखो बेटा, मैं ये बोल रहा हूँ उम्मीदवार का मतलब कितनी चॉइस है। एक कुर्सी है और सामने 6 लोग हैं, तो इसका मतलब जो 6 लोग हैं, कुर्सी की अगर हम बात करें तो कुर्सी के लिए 6 चॉइसेस हैं। या तो पहला बंदा बैठे, दूसरा बैठे, तीसरा बैठे, चौथा बैठे, पांचवा बैठे या छठा बैठे। अगले के लिए 4 उम्मीदवार हैं, फिर उसके बाद 3, फिर 2, फिर 1। तो आसान अल्फाज में बोलूं, अगर सर्कल में बैठाना है या राउंड टेबल के पास बैठाना है तो इसका रिजल्ट आता है n-1 फैक्टोरियल के फॉर्मूले से। 7 पर्सन हैं तो 7-1 फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल आंसर होगा। तो जब भी n लोगों को राउंड टेबल पे बैठाना है तो उसको याद रखना है कि n-1 फैक्टोरियल से इसका रिजल्ट आएगा।